बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दिन है और खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और आज हम आपके लिए लाए हैं स्पेशल हरफ़े राज शो ईद की मुनासबत से। और आज हम दोनों तो मौजूद हैं, औरिया साहब और मैं, और लेकिन आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान, हमारे दोस्त, हमारे भाई और मशहूर शायर वसी शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुश आमदीद वसी भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अपनी मसरूफियात के बावजूद। और आज हम सिर्फ गपशप लगाने वाले हैं। और आज वो जो बातें औरिया साहब हमेशा करते हैं अपने शोज़ के अंदर, आज थोड़ा सा हट कर ईद के हवाले से हम आपसे शेयर करेंगे चंद। और मेरे सामने ये दोनों शायर हैं, अदीब हैं, और मैं इन दोनों के दरमियान जो है आज मैं फंस गया हूँ, क्योंकि मैं शायर और अदीब ज़रूर नहीं हूँ, लेकिन पसंद ज़रूर करता हूँ, और ख़ास तौर वसी भाई की शायरी। और औरिया साहब भी जो ख़यालात का इजहार करते रहते हैं, और बहुत बेहतरीन इनकी शायरी है, सुनाते कम हैं। और आज हम कोशिश ये करेंगे औरिया साहब से इनकी शायरी सुने और तरन्नुम से सुने। नहीं बिल्कुल नहीं, तरन्नुम का मुझे भी नहीं पता, बेशुमार और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता, मैं बताऊंगा। और पोल खोलूंगा आज औरिया साहब के साथ मलका तरन्नुम लेके तरन्नुम के साथ करेंगे। तो आगाज वसी भाई आपसे करते हैं। तो शायरी नवीस और बहुत सारे कुछ कालम नवीसी और भी ड्रामा बहुत खूब, ड्रामा वही कह रहा हूँ ना कि ड्रामा, और फिर आजकल जो आप नेओ पर जो शो कर रहे हैं जबरदस्त, और वाकई जबरदस्त। एक वक्त के साथ साथ चीजें जो है ना, हमारे यहाँ नॉर्मली मैं वैसे भी डिस्कस करना चाह रहा था कि वक्त के साथ साथ अब सिर्फ चंद लोग ही रह गए जिनको आप शायरी सुना भी सकते हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। वरना तो अब शेर जो है, एक ज़माने में जिस शेर को हम मायूब समझे जाते थे ना, वो आजकल रेफरेंस के तौर पर पेश होते हैं। मतलब ट्रक पे लिखा हुआ या माचिस की डब्बी पे लिखा हुआ शेर या टांगे के पीछे लिखा हुआ, अच्छा, वो भी रवायत खत्म होती जा रही है, खराब हो गया के पीछे भी। और अब खत्म हो गया। शेर व शायरी की जगह अब सियासी लीडरों के जो है तस्वीरें बननी शुरू हो गई। हाँ ठीक कह रहे हैं, वो तो पुरानी है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि बाद सब बड़े बड़े अच्छे शेर जो है, शायरी जो है ट्रक में मिल जाते। अब तो बच्चे जो फेसबुक पे शेर लिखते हैं और फिर उसके बाद ज़बरदस्ती किसी शायर का नाम उसका लगा देते हैं, वो बड़ा अजीबोगरीब सा माशरे का अमूमी ज़ौक़ जो है ना जी, वो सारे का सारा जो है ओवरऑल एस्थेटिक्स जो है पेंटिंग्स में खत्म हो गई है, म्यूजिक में खत्म, म्यूजिक में बिल्कुल। अच्छा, मैं अक्सर औकात कहता हूँ, जो अगरचे को टोटली बिल्कुल डिफरेंट बात हो जाएगी, कि ये जो नॉम चॉम्स्की ने जो किताब लिखी है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, उसके अंदर उसने एक बंदे का जिक्र किया, रॉबर्ट मर्डॉक का। ये वो शख्स है जिसके पास 35% दुनिया भर का मीडिया है, और ये बंदा न्यूजीलैंड में आम सा अखबार बेचा करता था, बैन भी हुआ था अखबार इसका ब्रिटेन में। वो उसका एक वो जो इवन एंगर था वो बैन हुआ था। तो इस बंदे ने कहा था, मैं 4 पॉलिसीज देता हूँ आपको अगर आपने रूल करना है मीडिया ने। कहते सबसे पहली पॉलिसी ये है कि तमाम जितना भी म्यूज़िक है ना जी, इसको इलेक्ट्रॉनिक कर दो। जब तक म्यूजिक आम रहेगा ना, लोग तहम्मुल से, बुर्दबारी से, सुकून से, इत्मीनान से बात सुनने के और बात करने के आदी होंगे। डांस वो करिए और निकल गए। एक तो ये है कि आप बात जो है ना उसको थोड़ी सी करके निकल जाएंगे। दूसरा वो कह रहा था कि जो भी को बड़ी शख्सियत कहीं दुनिया में पैदा हो, उसको शख्सियत मत बनने दो, उसको मलाइन करो, उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन करो। ये जी बड़ा आदमी बनता है, लेकिन अंदर से देखो कितना खोखला सा आदमी है, ये है, बच्चे ऐसे हैं, इसके बाप ऐसा है, इसका अपना है, खाता ऐसा है, बुरी तरह है, एटिकेट्स है। मलाइन करो, ताकि क्योंकि कहते जिस माशरे में बड़ा आदमी पैदा होना शुरू हो जाता है ना, वहाँ मीडिया की अहमियत बहुत कम हो जाती है। तीसरा पर उसने ये कहा है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बड़ी आम कर, जो करता है अमेरिका करता, जो करते हमारा, जो करते फौज करती है, बच्चे से हमारे, ताकि लोगों का अपना मुहासबा नहीं कर पाते ना, अपने ऊपर एतमाद खत्म है। और आखिरी बात, आप अपने लिए एक सेफ एग्जिट ढूंढ लेते हैं कि यार मेरा तो कसूर कोई नहीं है, उन्हें सारे मेरे खिलाफ। खौफनाक है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एक डिसेंसी से आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी तरफ लेके आओ कि जहाँ लोग खुल जाएं, अखलाकियात। मतलब आप छोटा सा बाजू दिखाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से दिखाएंगे, फिर आप उसको पूरी उसकी बाजू भी दिखाएंगे ना, तो उसको अट्रैक्शन फील नहीं होगी जब तक वो मजीद किसी और तरफ भी उसकी पिंडलियाँ उसको नजर ना आए। तो ये असल में इसने टेस्ट खराब किया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप देखिए, चारों चीज़ें जो हैं, आपको उसका अमली मुजाहरा जो है वो हमारे यहाँ नज़र आता है। यानी कि ईदी साहब से लेके और कोई ऐसी शख्सियत नहीं है हमारे मुआशरे में जिसके ऊपर हमने कीचड़ उछाला हो।
ठीक है ना। आप इकबाल गालिब देख लें, कोई भी किसी को भी कोई- देख ले, किसी को भी देख ले। हमारे यहाँ वसी भाई बदकिस्मती से ऐसी शख्सियात कम रह गई हैं जिस पर पूरी कौम इकट्ठी हो सके। उसकी एक वजह ये भी है ना उस्मान भाई, एक वजह ही यही है कि वो कम इसलिए रह गई हैं कि हम उसको यानी कि जैसे ही कोई उभरने लगता है हम उसके फौरन साथ उसकी टांगें शुरू खींच कर देते देते हैं, हैं। हम उसके ऊपर कीचड़ उछालते हैं, हम उसको मलाइन करते हैं, हम उसके हवाले से जैसे और ये साहब कह रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें निकालते हैं। हम वो इंसान होने का मार्जिन जो है वो उसे देने को तैयार ही नहीं होते हैं। एक उसकी रीजनिंग हम ये देते हैं, ठीक है ना। और उसका नतीजा ये होता है कि आपके माशरे में आप देखिए कि इस वक्त रोल मॉडल जो हैं वो न होने के बराबर हैं। कोई अभी मैं पिछले दिनों देखा था, एक और बड़ी हमारे मोहतरम शख्सियत हैं, अब उनके खिलाफ भी लोग लगे हुए हैं। किसी का हमने किसी की इज्जत जो है, मैं किसी की बताऊं पगड़ी कि हमने सोसाइटी में नहीं एक लगाई। लॉबी थी एक ज़माने में जब पाकिस्तान बना था। और सॉरी मैं और भी आपकी बात, दूसरे वो जो आप बात कर रहे थे ना, आप देखें कि इस सोसाइटी का फख्र क्या है कि जी अटेंशन स्पैन बड़ा कट हो गया। ठीक है, आप लेके आए उसको जी 45 मिनट से 32 मिनट से 32 मिनट से लेके आए आप जी 20 मिनट से 20 आप 22-23 मिनट रह गए। जी जी 20 मिनट से लेके आप आए जी 8 मिनट पे, और उसके साथ आप मफादात भी जोड़ देते हैं कि 8 मिनट दो आएगा तो इतने पैसे मिलेंगे। अब आप उसे शॉर्ट्स पे ले आए हैं। मैं सिर्फ एक गुजारिश करके खत्म, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। जबकि आप इंसानी तारीख देखें, रसूलुल्लाह जब इनके गारे हिरा का जो है, आप दोनों मुझसे बेहतर जानते हैं, उससे पहले भी अरब जो थे वो जाया करते थे कंटेम्पलेशन के लिए, जी, जी। इर्तिकाज के लिए, सोचने के लिए, गौर व फिक्र के लिए, तन्हाई के लिए। जबकि आप अंदाज़ा कीजिए कि मक्का की कितनी आबादी होगी, और सरे शाम मक्का बिल्कुल यानी कि उसमें सुनसान हो जाता था। सो आपके पास इर्तिकाज के लिए वक्त ही वक्त है। उस मक्का को छोड़ के भी आप पूरे गौरों में चले जाते हैं। पहाड़ पे देखे ना पहाड़ पे जाके वो चले, जगह, ताकि आप गौर कर सकें, आप ठहराव के साथ चीज़ों के बारे में तदब्बुर कर सकें, उनको गौर व फिक्र कर सकें, सोच सकें, उससे फिर नए नए ख्यालात, नई नई चीज़ें। इकबाल की आप शुरू की शायरी देखे, ख्वाहिशात में क्या है कि दामाने को हमें एक नन्हा सा झोंका, हाँ सुभान अल्लाह। ये ख्वाहिश देखिए उस बंदे की क्या है। तो मैं असल में अर्ज कर रहा था कि बुनियादी तौर पर ये जो सारा अलमिया, मैं कायद आज़म की बात कर, कायद आज़म जिस वक्त सियासत में थे तो उनके बारे में एक बड़ी नेगेटिव किस्म की गुफ्तगू होती थी जो अब भी आहिस्ता आहिस्ता चलती चली आ रही है। मैं हैरान होता हूँ अक्सर औकात, ख़ास तौर पे उनकी बेगम के बारे में। पिछले दिनों मुझे एक किताब पढ़ने का मौका मिला जो उनकी बेगम और उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखी शेर किताब है, बड़ी कमाल किताब अभी आई है रिसेंटली, उसका नाम था मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना। आप सोच नहीं सकते उस किताब को पढ़ के उस शख्स का इतना पॉजिटिव इमेज बनता जी है। दुरुस्त कह रहे हैं, इतनी खास तौर शानदार पे इस रिश्ते के हवाले से, इस रिश्ते के दुरुस्त खास तौर जिस तरह उसकी शादी हुई और जिस तरह वो मौलवी साहब को बुलाया गया, वो सारा कुछ इवन उनकी डेथ के बाद जो कायद का रवैया रहा, आप जिस तरह उन्होंने सोचें एक कि वो मौके पे कहते उनके लिए हैं कि आंसू जिस बहाए। वक्त उनके सियासी इख्तलाफात हुए हैं तो कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पर कमरा ले लिया, उसमें ये जो होटल है ये जो जिसको आग लगी थी बॉम्बे इसके अंदर, ताजमहल होटल, तो वहाँ वो रहना शुरू हुए। तो कहते हैं कि जिन्ना साहब जो थे ये निकलते थे बाहर 2-2:30 बजे ख़त्म करके, फिर उस घर वहाँ आ जाते थे क्योंकि अलहदगी हो चुकी थी, गपशप लगा के वापस चले जाते, फिर वो फौत हो। उसके बाद उससे लिखा है कि ज़िंदगी में अगर किसी शख्स ने जिना को रोते हुए देखा है तो अपनी बीवी की कब्र के ऊपर खड़े हुए बैठ के रोते हुए देखा है। और फिर उसकी जो गुफ्तगू, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इंटेलेक्चुअल लेवल पर डिस्कशंस के साथ उनकी जो सारी उसकी गुफ्तगू हुई। तो लेकिन हमारे यहाँ आप देख लें, आप छोटे से छोटा साफ़ी होगा वो ऐसे कसम देगा जैसे उनसे कायदे और उसका निकाह खुद करते हुए देखा था। ईमान तो की पता जी। आप जिन्ना साहब का जिक्र कर रहे हैं, आप देखें जो रवैये थे उस्मान भाई वो कितने बदले हैं। हम तो मुजाफात से तकरीबन मुजाफात रवैयों की बात हो रही है, रवैयों का आजकल के अदम बर्दाश्त को भी डिस्कस जी उन्हीं रवैयों के रवैये। और आप उसमें देखें कि ये जो थी लेटर्स जो थे नेहरू के और उसके माउंटबेटन की जो वाइफ थी, उसके लेटर्स जो थे वो जिन्ना साहब को बाकायदा दिए गए और कहा जी अगर हम इसको पब्लिक कर दें तो हमें इस वक्त मुसलमानों को बहुत उसका फ़ायदा हो सकता है। मैंने कहा नो वे। और बल्कि उन्होंने बड़ा तारीखी जुमला कहा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर उसका मफहूम ही यही था कि भाई आप यानी कि जो फैमिली है उसके ऊपर आप किसी सूरत में भी हिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ओपोनेंट जो है वो तो एक यानी कि जो शख्स है सिर्फ उसकी आप बात करेंगे, उसकी फैमिली पे आप नहीं। अच्छा, क्योंकि बहुत फ़ायदा हो सकता है। आप किसी शख्स को बुरा कहना हो, आपको बहुत बड़ा, आप उसकी टावरिंग पर्सन, शायर बहुत बड़ा है, गुफ्तगू बहुत अच्छी करता है, तो आप उसकी पर्सनल ज़िंदगी को जानते हैं। अल्लामा इकबाल फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कुछ और नहीं करेंगे तो उसकी पर्सनल ज़िंदगी को छेड़ने छाड़ने की, निकालने की। अच्छा, कुछ और नहीं निकलेगा ना किसी को, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई मौलवी बड़ा आदमी, मौलाना मौदूदी की बात वो देखें, औलादें देखें। हाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त। मतलब उसमें अगर कोई है नजर नहीं आया मुझे, आप बिल्कुल सही, मुझे लगता है कि हम पूरा मुआशरा, और ये भाई पूरा मुआशरा हम सब उसका हिस्सा है, हमको उससे अलग तो नहीं है। वो हज़रत अली के उस कौल की मिसदाक हो गए हैं जिसमें उन्होंने कहा
कि मक्खी जो है वो पूरा खूबसूरत वजूद छोड़कर सिर्फ जख्म पे जख्म जाकर पे बैठती है। कौन सा वजूद है सिवाय उन मुकद्दस हस्तियों के जिसके वजूद में कहीं जख्म नहीं होता। तो मुझे बानो आपा का एक जुमला याद आता है, उन्होंने कहा कि ना ये इंसानी नफ्सियात एक ऐसी मेज़ है कि हर इस मेज़ का हर जो शख्स है उसका कोई ना कोई कोना जरूर छिला होता है। ऐसे ही है। ठीक है ना? बहुत अच्छा, है नहीं? क्या खूबसूरत बात। कोई ना जरूर छिला बहुत होता है। अच्छा। हमने सिर्फ ये कंपैरिजन करना होता है कि देखें उसके अंदर कोई ऐसी इखलाकी बुराई तो नहीं है जो हीनियस क्राइम की तरफ लेके जाती हो। बस कोई ऐसी चीज़ जो यानी कि मैं अब उसकी तफसील में नहीं जाना चाह रहा, जिसकी वजह से आप ये कहें कि अच्छा यार मैं ये तो बड़ा ही मकरू आदमी है, यार वसी तो बड़ा ही घिनौना आदमी है। बाकी इंसान है, उसके साथ ही आप कंपैरिजन करते हैं अच्छाइयों बुराइयों के साथ, और फिर अच्छाइयों से आप सीखने की कोशिश करते हैं, बुराइयों की किसी वक्त आप निशानदेही भी कर देते हैं। बहुत तो मौका ज़बरदस्त महल हो। गुफ्तगू हो रही है और मैं तो नहीं चाह रहा कि ब्रेक लूँ, लेकिन मजबूरी है ब्रेक भी, क्योंकि इश्तहार भी चलाने होते हैं और इश्तहार भी हमारी मजबूरी है। इश्तहार चलते हैं तो कारोबार चलता है, लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और इस खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला फिर से शुरू। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। दो मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है यहाँ पे, और गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इनकी जो पहचान है वो शायरी भी है और शायरी ही है। वसी शाह साहब से मैं शुरू करूँगा। वसी भाई, आपका एक शेर जो वो कंगना वाला जो है वो तो बड़ा मशहूर है और नज़म है, और उसके अंदर हसीन हाथ का कंगन होता और एक ड्रामा भी बना उसके ऊपर, उसके अंदर ही ये सारा सारा हुआ। तो मैं आहन ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ, और इसमें मैं पढ़ रहा था कहीं कि अब्बास ताबिश साहब जो हैं वो आपको लेके आए कि चल भी किताब लिख, और उसके बाद आपने किताब भी लिखी उसके ऊपर और फिर वो बिकी भी और सारा, और उसमें वो लंबी तफसील हो जाएगी, लंबी तफसील हो जाएगी, लेकिन बहरहाल उनका बड़ा साथ रहा, उनका बहुत साथ रहा, इसमें कोई सारा वो एक सिलसिला सरगोदा से हमने बहुत सीखा उनसे, इसमें कोई शक नहीं। आप खुद अपना जो सबसे जो गजल है किताब वाला जो है शेर वो तो ख्वाब उससे बहुत पहले का था। आपको खुद अपना कौन सा शेर ज्यादा पसंद है? मुझे आप तो सारी पसंद होते हैं तो, लेकिन खुद आप क्यों कहते हैं कि यार बड़ा मेरा मास्टरपीस? नहीं, ये वाकई मुश्किल काम है, मगर मेरे लिए एक फ़ख्र है कि औरिया भाई, मेरी जो तीसरी किताब है मेरे हो के रहो, उस पर औरिया भाई का एक तफसीली दिबाचा, यानी कि एक ऐसा दिबाचा कि उस दिबाचे की तहरीर से और इस दिबाचे के साइज़ से भी, यानी कि उसकी जो क्वांटिटी है उससे भी आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, तभी उन्होंने इतना वक्त निकाला है कि उसको तफसील से देखा। और वो 7-8 पेज का शायद ही इतना तवील दिबाचा औरिया भाई ने किसी और किताब पर लिखते, तो उस पर तो एक तो ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। और ये मुश्किल काम है, ये जवाब तो इसका पुराना ही है कि भाई वो अपने बच्चे होते हैं सारे वो, मगर जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मज़े की बात ये है कि बिल्कुल पहली इब्तदाई किताबों में थी। मुझे याद है हसन साहब ने भी इस पर एक ज़माने में कॉलम लिखा था कि यानी कि जब आप जो आप ग्रो करना शुरू करते हैं, ज़िंदगी आपको रोमानवी और गुलाबी लग रही होती है, लेकिन अगर आप ज़रा सा भी सेंसिटिव हार्ट रखते हैं और इर्द गिर्द की जो सच्चाइयाँ हैं वो जब आपको अपनी जकड़ में लेती हैं, तो धीरे धीरे फिर ये होता है कि वो जो फैज़ साहब वाला है ना कि लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। बस अब मुझे ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे ये पसंद है, मगर मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो रोमानवी चीज़ों से ज़्यादा निकल के आई, जैसे एक शेर बहुत कोट होता है, ज़िंदगी अब के मेरा नाम न शामिल करना, अगर ये तय है कि यही खेल दोबारा होगा। वाह जी वाह। या वो मैं देखता हूँ बहुत कोट होता है, मुझे बहुत खुशी नहीं होती ये देख के, मगर मसला ये है कि सोसाइटी, हम सोसाइटी का अक्स हैं, सोसाइटी हमारा अक्स है। खालिक हमें हिसाब में दीजो रियायतें, वाह, खालिक हमें हिसाब में दीजो रियायतें, अर्ज़े वतन में ज़िंदगी दुश्वार थी। वाह। तो बस ये है, बाकी मूड्स हैं, किसी वक्त आप दोस्त अहबाब में बैठे हैं तो और तरह की कैफियत है, और ये भाई के साथ है तो गालिब इकबाल डिस्कस हो रहा है तो और है, आपके साथ बैठे हैं शायरी का अपना लिबास होता है। कोई चीज़ पेश करें ना, मैं आपको मैं पेश करता हूँ। और भाई चूंकि सीनियर है तो इनसे बाद में सुनेंगे। नहीं, मैं पहले सुना लेता हूं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि लोगों को हमारे अदब आदाब का शायद अंदाजा ना हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ। वो आपको पता है ये तंज वंज मेरे ना बिल्कुल नहीं है भी नहीं, मैं हकीकत बताया, लोग कहेंगे अनु क्यों। अच्छा, हल्का मज़ाक ने एक बड़ी मज़ेदार जो शुरू की थी तरतीब, आपको पता है उनके इशारे में वो अल्फ़ाबेटिक से शुरू होते थे। अच्छा तो हम लोग हमेशा सबसे पहले आ जाते थे। अच्छा चले जी, सुनाइए। बिस्मिल्लाह। अच्छा, वो कुरान की आयत है कि दुनिया जो है ये एक धोखा और मताल गुरूर फरेब। दुनिया
फ़रेब थी। इसमें दोनों तरह की कैफियत है, मगर कुछ समाजी, कुछ सोशल, कुछ आशिकाना। आपको पता है गज़ल में तो आदमी कहीं से कहीं निकल जी, जाता जी। है। एक सेकंड में पता लगता है जनाब कि वो हरम में है, और दूसरे सेकंड में पता लगता है कि कहाँ पहुँच गया। दुनिया फ़रेब थी, गमे दुनिया फ़रेब था। वाह, दुनिया फ़रेब थी, गमे दुनिया फ़रेब था। सच पूछिए तो सारा तमाशा फ़रेब था। वाह, दुनिया फ़रेब थी, गमे दुनिया गमे फ़रेब था, दुनिया सच फ़रेब पूछिए था। तो सारा सच तमाशा। पूछिए तो सारा तमाशा फ़रेब फ़रेब था। था। खलकत को हर फ़रेब से दिलवाएंगे निजात। खलकत को हर फ़रेब से दिलवाएंगे निजात। जो लग रहा था शहर में नारा फ़रेब था। वाह, खलकत को हर फ़रेब से दिलवाएंगे निजात। जो लग रहा था शहर में नारा फ़रेब था। उस शख्स की खामोशियाँ एक चाल थी फ़कत। उस शख्स की खामोशियाँ एक चाल थी फ़कत। चुप तोड़ के वो जब कभी बोला फ़रेब फ़रेब था। फ़रेब था। वाह, उस शख्स की खामोशियाँ एक चाल थी फ़कत। चुप तोड़ के वो जब कभी बोला फ़रेब था। थोड़ी सी तवील है, बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। अरे मज़ा लुत्फ़ आ रहा है। हाँ, शुक्रिया। चुप तोड़ के वो जब कभी भी बोला फ़रेब था। अच्छा, मेरा ये, वैसे मैं ये ज़रूर कह देता हूँ, जो कि यूथ भी देख रही होती, मेरा ये ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं है। मेरा तजुर्बा तो इंतहाई खूबसूरत है। जब मैं शहर में आया तो इन जैसे दोस्तों ने, बड़े भाइयों ने, मुझे तो खूबसूरत ही लोग मिले हमेशा। मेरा तो बहुत तजुर्बा खूबसूरत है, मगर आपको पता है शायरी कमबख्त मुबालगे के बगैर चलती नहीं। जिसको मैं समझ ना सका नेक था वो शख्स। जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स। जिसको मैं जरा सा भी समझा फ़रेब। वाह जी वाह। जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स। जिसको मैं जरा सा भी समझा फ़रेब था। आया और आके झट से मेरे पाँव पड़ गया। आया और आके झट से मेरे पाँव पड़ गया। मुद्दत के बाद उसका ये ताज़ा फ़रेब था। आया और आके झट से मेरे पाँव पड़ गया। मुद्दत के बाद उसका ये ताज़ा फ़रेब था। शेर सुनिएगा भाई। बिस्मिल्लाह। तू जानता नहीं है अभी ज़िंदगी को यार। तू जानता नहीं है अभी ज़िंदगी को यार। उसका तेरे फ़रेब में आना फ़रेब। वाह, तू जानता नहीं है अभी ज़िंदगी को यार। उसका तेरे फ़रेब में आना फ़रेब था। खुलकर नदी कभी पसे कुन की हकीकतें। खुलकर नदी कभी पसे कुन की हकीकतें। पर पेश कुन का सारा तमाशा फ़रेब था। फिर पढ़िएगा। खुलकर नदी कभी पसे कुन की हकीकतें। खुलकर नदी कभी पसे कुन की हकीकतें। पर पेश कुन का सारा तमाशा फ़रेब था। मंजर के पीछे थे कई मंजर छुपे हुए। मंजर के पीछे थे कई मंजर छुपे हुए। जलवा फ़रेब था तेरा पर्दा फ़रेब। मंजर के पीछे थे कई मंजर छुपे हुए। जलवा फ़रेब था। एक दो और शेर है। जलवा फ़रेब था तेरा पर्दा फ़रेब था। ऐसा भी था यकीन कि जो सदियों पे बार था। ऐसा भी था यकीन कि जो सदियों पे बार था। ऐसा भी था फ़रेब जो सच्चा फ़रेब। वाह जी वाह। ऐसा भी था यकीन कि जो सदियों पे बार था। ऐसा भी था फ़रेब जो सच्चा फ़रेब था। और ये मक्र है कि होश में आया हुआ हूँ मैं। ये मक्र है कि होश में आया हुआ हूँ मैं। कुछ देर कबल होश से जाना फ़रेब। और एक मैं एक और मेरे हज़ारों तरह के अक्स। मैं एक और मेरे हज़ारों तरह के अक्स। या मैं वसी या आईना खाना फ़रेब। या मैं एक और मेरे हज़ारों तरह के अक्स। या मैं वसी या आईना खाना फ़रेब था। तू जानता नहीं है अभी ज़िंदगी को यार। उसका तेरे फ़रेब में आना फ़रेब। वाह जी वाह, कमाल जी, कमाल कमाल। अब औरिया साहब की बारी है, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। अब ये कुछ साजिश लग रही है कि आपके और औरिया साहब के दरमियान ये ब्रेक और ये फ़रेब है जो हाइल हो रहा है। बहरहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कह लें या फ़रेब। बहरहाल उसके बाद हाजिर होते हैं फिर। ओवर टू औरिया साहब। जी नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और बड़ी मज़े की गुफ्तगू हो रही है। हम यहाँ शायरी सुन रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। वसी भाई की सारी शायरी सुनी हमने और अब औरिया साहब की बारी है। देखते हैं औरिया साहब हमें क्या सुनाते हैं। औरिया साहब बताइए क्या सुनाएंगे आप। अच्छा, मैं बिल्कुल लेकिन इतनी की तवील होनी चाहिए जितनी वसी भाई ने सुना। नहीं, लंबी नहीं, छोटी। मैं नज़्म सुना देता हूँ।
ड्रामा जब लिखते थे तो आपको बात याद है बैकग्राउंड में साफ एक नहीं है ना, नज़म बाज नहीं आया, हालांकि मैंने कहा था ब्रेक में, मैंने कहा नहीं कट देना लंबी नहीं वो लंबी बहुत नहीं लंबी तभी नज़म ठीक अच्छी होती है। लोगों को कुछ ना कुछ तो इतना कुछ सुनते हैं, सांप न्योले की लड़ाई देख रहे होते हैं 3-3 घंटे हमने। हाँ तो वो आपको याद होगा बैकग्राउंड नज़म हो चलती होती थी एक ज़माने में। तो एक मेरा प्ले था गर्दबाद, उसमें हाँ कोटा से। हाँ जी, तो उसके बैकग्राउंड पे एक नज़म थी, वो महाब खान, उसको नज़म मुझे याद आ रही, मैं सुनाता हूँ। उसका उन्वान है, हम के इस जग से निराले हैं बहुत। वाह। हम कोई जग से निराले तो नहीं हैं लोगों, हम भी उस वक्त में जीते हैं जहाँ तितलियां ख्वाब हैं और फूल बुरीदा सर हैं। वाह। शहर हमको भी मुकद्दर में मिला है जिसमें धड़कने गुंग हैं और शोर से हू का आलम। हम भी उस घर के मकी हैं कि जहाँ वक्त के काटते बुझ जाती है इस उम्र की लौ। क्या कहने, एक बेमसरफ व गुमनाम इरादे की तरह हम भी लोगों की तरह हैं कि हमें दुख छुपाना भी है, हंसना सरे बाजार भी है। वाह वाह। दुख हम भी छुपाना लोगों की है, तरह हैं कि हमें दुख छुपाना भी है, हंसना सरे बाजार भी है। हम पे भी अहद जवानी का अज़ाब उतरा है। हमने भी दूर किसी शहर में बसते हुए हंसते हुए इस शख्स को चाहा है बहुत। हम पे भी अहद जवानी का अज़ाब उतरा है। हमने भी दूर किसी शहर में बसते हुए हंसते हुए एक शख्स को चाहा है बहुत। इन हवाओं को सदा जाना है जैसे उस शहर से पैगाम वफ़ा लाई हैं। धड़कने आँख का आंसू तो नहीं है लेकिन हमने गिन गिन के गंवाई हैं किसी शख्स के नाम। हाँ निराले ही तो हैं, हमने इस गम को गमे जां सा बना रखा है। उम्र जिसमें न कोई आस न आंसू न हंसी, हमने इस उम्र को अफसाना बना रखा। वाह 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 जी वाह वाह। और ये सब अब तो शायरी की बात है, ड्रामा क्यों लिखना आपने छोड़ा? बड़े देखिए, मैं ड्रामा कब दोबारा लिख रहे हैं? आखिरी ड्रामा मैंने 2007 वसी भाई तो लिख रहे हैं, मुझे पता है। ड्रामा में एक तो ये है कि जिस तरह का ड्रामा लिखा जाता है ना उस तरह का। मैं मुस्तफा ज़ैदी की आखिरी जो किताब है ना कबाए सास, उसका दिबाचा बड़ा खूबसूरत है। उसने कहा जिस तरह की शायरी पूरी दुनिया में हो रही है उस तरह की शायरी मैं कर नहीं सकता, और जिस तरह की शायरी इस मुल्क में हो रही है उस तरह की लिखने को जी नहीं चाहता। लेकिन अच्छे ड्रामे भी तो लिखे जा रहे हैं। अब दोबारा शुरू हुआ है। हाँ। देखिए, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम 20 साल लोगों का टेस्ट ख़राब करते हैं, फिर कोई एक ऐसा बहुत बड़ा वाक़या होता है कि पता चलता है कि हम गलत थे। अर्तुगरुल ने ये साबित किया है कि तुम 20 साल गलत थे, लोग कुछ और देखना चाहते थे। हमने भांजी मामू के मोहब्बतें दिखाई, हमने पता नहीं क्या क्या कुछ रिश्तों को तोड़ने का काम सारा किया, कुछ जोड़ने का नहीं। उसने आके तमाचा मारा इन पूरे के पूरे लोगों को कि जिन्होंने तुमने कर किया क्या है। और हमने जब ड्रामा शुरू किया ना जी, उस वक्त पुरानी बात है, जब प्राइवेट ड्रामा से मैं नहीं किया जिसमें, तो उसमें ड्रामा जो हो गया था कि 6-7 बड़ी बड़ी सड़कें पेरिस की दिखा दी जाएँ, 8-10 जिस किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर, उकाब शुकाब कुत्ते, ये वो मूवमेंट्स, गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी प्राडोज, ये वो स्लीवलेस किस्म के बाजू, ये ड्रामा बन गया हुआ था। और ड्रामे में से डायलॉग जो है बहुत अरसा तक गायब हो गया था। जबकि मैं समझता हूँ कि बरसगीर पाक व हिंद का ड्रामा बुनियादी तौर पे है ही डायलॉग में। आप खूबसूरत जब तक आप गुफ्तगू ना करवाएं, भले 10,000 एक्सप्रेशन करें, ड्रामा आपका कामयाब नहीं होता। ये आप तो ज़रा बात है, आप तो मुस्तकिल नहीं, मैं एग्री करता हूँ, कोई दुरुस्त करें। आप खामोशी से चलाते जाएं, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये दुनिया ये माशरा जो है डायलॉग इंदर सभा से निकले हैं ना, हम इंदर सभा से निकले हैं, फिर आगा अशर कश्मीरी पे आए, आगा अशर कश्मीरी से बाकी जगह हम तो डायलॉग पर। लेकिन हमारी हिस्ट्री तो और ये सब रही है ना, पाकिस्तान टेलीविजन के जो ड्रामे हैं, मतलब के गलियां सुनसान होती रही हैं। शकुंतला से पुराना ड्रामा तो दुनिया में कोई नहीं है ना, कालिदास, उससे तो हमारी तो ट्रेडिशन, यहाँ तो गजल नज़म, यहाँ तो था ही ड्रामा। हमारे यहाँ ट्रेडिशन ड्रामे की है, हमारे यहाँ दास्तान गोई की है, हमारे यहाँ भाट बहुत बड़ा ड्रामा का इंस्टीट्यूशन है, सब कुछ तबाह हमने किया, हमने हर एक कमर्शियलिज्म ने किया। नहीं, वसी भाई तो आजकल प्रोग्राम भी कर रहे हैं नेओ पे, ज़बरदस्त। कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब इनके प्रोग्राम की खूबी, मैं तारीफ करने दो मुझे, बहुत वाकई आई रियली, इनके प्रोग्राम की खूबसूरती कि इस प्रोग्राम के अंदर अगरचे के मज़े प्रोग्राम है, लेकिन 50% इल्म होता है। इल्म होता है, कुछ चीज़ सीख नहीं, आप देखें उसमें मसनवी की बातें आ रही हैं, उसमें शायरी की बातें आ रही हैं, उसमें दास्तान की बातें, हज़रत इब्न सीरीन है, हज़रत इब्न सीरीन, इवन यहाँ के ख्वाब की ताबीर,
है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला। हाय, हाय। हाय हाय क्या अच्छा है, हाय हाय क्या वाह अच्छा वाह। तो कैसा रहा वसी भाई बहुत ये वाला खूबसूरत। तजर्बा एक तो मेरे जो है लिए इस ऑनर चीज़ है को और ये भाई की लेके जो चलना और एक अपने नाजरीन को भी अपने साथ लेके चल, उनको एक चीज़ देना एक बड़ी चीज़ है। मतलब आप बिठा लें अपने टैलेंट को और जो फिर उन पर छोड़ दें, जो कुछ भी फिर शुतर बेमहार हो जाता है, उन चीज़ों को भी कंट्रोल करना और उसके साथ साथ कुछ लोगों को एजुकेट करना, ये एक बड़ा काम है और मुश्किल काम है। अच्छा, मुझे उस वक्त जब ये कर रहे थे ना, मुझे उस वक्त 6-7 लोग मज़ाहिया लोग बैठे होते हैं ना, अच्छा। मुझ में बड़ा तरस आ रहा होता है, उनके अंदर से जुगत निकल रही होती है उनको कोई वो कहता मौका नहीं मिल रहा होता कि किधर वो घुमा के मारे, क्योंकि बात बिल्कुल और तरह की जा रही होती है, बात की पिच और ही होती है। ये दुरुस्त कह रहे हैं। उस पिच असल में तो टेम्पो और मकबूल होता है बेसिकली। ज़रा उन पर गुजर रही है, उनसे पूछते हैं ये बिल्कुल, ये और ये भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो होता ही है कि देखिए सब एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। कुछ हम जब मैं मुख्तलिफ जैसे 4 सेगमेंट्स हैं उसमें मुख्तलिफ तरह के मौज़ूआत लेके आता हूँ, तो उनकी कुछ ट्रेनिंग हो रही होती है। उन मौज़ूआत के ऊपर जब मिज़ाह क्रिएट होता है तो हमें भी एक नया एंगल देखने का मौका मिलता है कि अच्छा यार ये भी एक एंगल है इन्हीं की ज़िंदगी को देखने का। तो एक बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो उससे बन जाता है। मगर बस कोशिश यही होती है कि आप एक तो नीचे ही ना कितने ख़ास सतह तो छोड़ दें, एक आपने लाइन लगा ली है, वो लाइन तो बिल्कुल आखिरी है, उस लाइन से काफ़ी ऊपर रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक दूसरे ये है कि किसी भी मौजू के ऊपर देखें ना, मिज़ाह क्या है, मिज़ाह ये है कि किसी भी सिचुएशन को, बाज़-औक़ात तो बहुत ही ग्रिम, बाज़-औक़ात बहुत ही उदास सिचुएशन को भी, जैसे ब्लैक कॉमेडी, डार्क कॉमेडी आप कह लीजिए, उसको भी लोग उस वक्त भी हंस लेते हैं ना। तो बात यह है कि आप मौज़ूआत तो नहीं लेके आएँ, रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप उसको लिमिटेड करते चले जाएंगे, जैसे कि हमारे ड्रामे में आप देखिए एक मसला क्या हुआ और ये सब बात कर रहे हैं, तो उससे ही होगा क्या, उससे होगा ये कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो ऑडियंस है वो धीरे धीरे, चूँकि एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता, तो मौसम बदलने की तरह होता है ना, कि 3-4 महीने जैसे आपको, ये बहुत बड़ा चेंज है इनका। मैं सच्ची बात बताऊँ, उसके अंदर सीरियसनेस, मैं एक फिल्म आपको बचपन में बताऊँ तो कि एक फिल्म में एक क्लाउन जो है वो एक स्कूल में आ जाता है, तो स्कूल में आता है तो उसमें तमाशा चलता है, सारे क्लाउन को देख के हंस रहे हैं बच्चे, तालियां बज रही हैं। तो उसको फिर जब फारग होता है तो स्कूल के टीचर्स एक बच्चे के पास ले आते हैं कि ये बच्चा जो है हमारा हंसता नहीं है और ये खामोश बैठा रहता है, अगर तुम इसको हंसा दो तो हम तुम्हें इतने पैसे देंगे। अब वो दोबारा क्लाउन अपना एक पूरी की पूरी जो है ना, मैं कभी कभी बड़ी जज्बाती हो इसको बयान करते पूरी अपनी तवानाई सर्व करता है, कभी यूं करता वो करता, नहीं हिलता, नहीं, तो बच्चा बैठा होता है, ये जाके बच्चे के पास जाता है और रोना शुरू कर देता है। बच्चा हंसता है, कहता है लुक द क्लाउन इज वीपिंग। तो असल मतलब यह है कि जब क्लाउन वीप करता है ना, जब क्लाउन की आंख में आंसू आता है, जब हंसने वाले की आंख में, उस वक्त दुनिया को पता चलता है कि हकीकत क्या चीज़ है। तो मैं और ये सब बड़ी, आपने तो ये आखिर बात रोने वाली कर दी, लेकिन आज खुशियों का दिन है और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू दोनों मेहमानों से हमने की। और मुझे शकीब साहब याद आ गया, आपने कहा ना कि बरोज़ ईद भी क्या था, बरोज़ ईद भी तबकों का इम्तियाज़ रहा, भाई ज़हन से निकल गया, आखिरी नज़्म का आखिरी, कोई मलूल कोई गम से बेनियाज रहा, बड़ा गजब है खुदा बंदे कौसर व तस्नीम, कोई मलूल कोई गम से बेनियाज रहा, बरोज़ ईद भी तबकों का इम्तियाज रहा। क्या करें, हकीकत जी बड़ी खूबसूरत। इसी नोट के साथ हम प्रोग्राम भी ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे आपसे। बहुत ख्याल रखिए और जाते जाते एक बार फिर आप सबको ढेरों ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ मुबारक। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।